कोटठा में चोटी जेरी में 20 घंटे की लोड शेडिंग। सरगोदा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। इसके अलावा रंगपुर में बिजली की 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में 3, दही इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी और ताजर दोनों परेशान हैं। मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। शहरी इलाकों में 3, दही इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। बिजली लोड शेडिंग से घरेलू और कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होकर रह गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं, इब्राहिम खान हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम खान, कहिएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, शहरी क्या कहते हैं? जैसे गुजरते दिनों के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, उसी तरह लोड शेडिंग में भी जो है वो इजाफा होता नजर आ रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ स्केड्यूल के मुताबिक जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। और जो इलाका मकीन है, जो शहरी, उनका ये कहना होता है कि बेतुकी बेवक्त जो है वो लाइट जा रही है। कई इलाके ऐसे भी हैं जिनमें सुबह की गई लाइट शाम को आती है या फिर दोपहर में आती है। मजीद हम बात करते हैं यहाँ पर कैंट के लोगों से कि क्या सिचुएशन है इस इलाके में। भाईजान, आप बताइएगा क्या सिचुएशन है लाइट? जी, यहाँ पर कैंट में लाइट की बहुत बुरी हालत है। बगैर जो है शेड्यूल के लाइट 5-5, 6-6 घंटे ले लेते हैं ये लोग, जिससे कारोबार जो है शदीद मुतासिर है। आपके सामने अब गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है और इतनी बढ़ती हुई शिद्दत में गर्मी में बार बार लाइट लेना ये अच्छा नहीं है, जिससे कारोबार काफ़ी मसाइल पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर कैंट में खसूसी बगैर शेड्यूल के लाइट लेना, 2-2 घंटे लाइट चली जाती है बगैर शेड्यूल के। दिन में 5-6 दफ़ा लाइट जाती है। 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग, शदीद तरीन लोड शेडिंग है कैंट में। बिल्कुल, कैंट जो इलाका है, कैंट मार्केट है, इधर के जो इलाका मकीन है, जो ताजिर है, इनका ये कहना है कि 5 से 6 दफ़ा जो है वो दिन में इनकी जो है वो लाइट जा रही है। मुसलसल 2-2, 3-3 घंटे के लिए भी जो है वो जा रही है, जिससे इनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है और इलाका मकीन भी परेशान है। जो जहाँ तक ताजिरों की बात है तो ये भी ठीक बात है कि उनसे पूरे दिन गर्मी में बैठना लाइट के बगैर ये भी आसान काम नहीं है, जिसकी वजह से उनका कारोबार भी जो है मुतासिर हो रहा है। कारोबार मुतासिर हो रहा है। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया। पूरे साउथ पंजाब की तरह रंगपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। राना परवेज अख्तर से जान लेते हैं। परवेज, बताइएगा मजीद। बिल्कुल, पूरे जनूबी पंजाब के शहरों की तरह रंगपुर में जो है बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। 8 से 10 घंटों की तवील लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो है शहरियों का जीना भी दोबर हो चुका है। इसके अलावा जो कारोबारी तबका है वो खासा मुतासर दिखाई देता है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, बताइएगा कि इतनी तवील लोड शेडिंग हो रही है और वो भी गैर एलानिया, तो आपको किन किस्म की परेशानियों का सामना है? जी बिल्कुल, कल पहले जो है लॉकडाउन लगा रहा है उसमें कारोबार नहीं थे। अब जो गैर एलानी लोड शेडिंग जिसका दौरान मेरे ख्याल में 8 से 10 घंटे, इससे भी ज़्यादा है, इसकी वजह से कारोबार ठप है। लेकिन इसके बावजूद जो बिल आ रहे हैं वो इतने हैवी किस्म के, वो पे हो ही नहीं पा रहे। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस गैर एलानी लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए और शहरियों को जो जीना दोबारा है इसको बहाल किया जाए। मेरे साथ दूसरे शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी, आप बताइएगा कि लोड शेडिंग के हवाले से आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, हमारे इस रंगपुर में 10 से 12 घंटे रोज़ लोड शेडिंग हो रही है। हमारे कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। हमारा इस हुकूमत से मुतालबा है कि हमें बिजली पूरी दी जाए। हमारे जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, सब बहुत इस वजह से परेशान हैं। हुकूमत से अपील है कि हमारी बिजली पूरी की जाए। जी, 8 से 10 घंटों तक जो है तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, जिससे जो है शहरी वो भी खासे परेशान है। और इसके अलावा गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। आपका शुक्रिया। इसी तरह चोटी ज़ेरी में 20 घंटे की लोड शेडिंग है। मजीद बात करेंगे राना मोहम्मद सलीम से। राना मोहम्मद सलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चोटी ज़ेरी के इलाके चक दुदाड़ा में मौजूद हूँ, जहाँ पर कायम वाला फीडर से 20 घंटे की अजियतनाक लोड शेडिंग की जा रही है। शहरी यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी बुजुर्गो, दसो क्या मामला है, क्या क्यों लोड शेडिंग? मैंने भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बिजली लोड छाटेंगे 24 घंटे जो 10 मिनट के घंटे 5 मिनट 10 मिनट बिजली आती है। असल फ्रिज भी छाड़ गए, झटके लग देने वास्ते। जी, 24 घंटे में से 20 घंटे यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। बार बार बिजली की ट्रिपिंग की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया हैं वो भी जलने लगी हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। जी दसो, क्या मामला है, लोड शेडिंग क्यों थी? भाईजान पता नहीं क्या वजह, कम अज कम 18-20 घंटे बिजली असल हो नहीं कहनी, ठीक है ना। 10 मिनट 5 मिनट उसकी वाला ट्रिपिंग कर रही थी। कम अज कम 7,000 रुपया मैं जरा बिल पे करने, मैं मजदूर आदमी मैं किलो पे कर सकता। असा भी पाकिस्तानी शहरी हैं, सब को इतना हक कहनी जीवन का। ये जी गर्मी है, शदीद गर्मी है, जिसकी वजह तो सारे बच्चे बुजुर्ग असलो हर टाइम पसीना पसीना है।
ठीक है ना। और किडो यो कर सकते बंदा एक 7,000 रुपया बिल पे कर सकूं, असा मजदूरी करूं, बालें अपने खवा सकूं। क्या असा पाकिस्तानी शहरी कहने से ना था इतना महंगाई, शदीद महंगाई है, उनके बावजूद ही बिल पे करें पे और इतना अजियत ना लोड शेडिंग और इतना महंगाई, इतना टैक्स साकू समझ नहीं आती कि भी गवर्नमेंट दे असा क्या पाकिस्तानी होवन दा इहो साकू सिला मिलता पे। क्या मुतालबा करे सो आप काम करें असा भजन इहो मुतालबा करे तो कम होवे, कम से कम बिजली तो होवे 20 घंटे तो होवे, 4 घंटे चलो लोड शेडिंग भी गल बर्दाश्त कर सकते। असा बिल पे करना है, टैक्स देना, सारा कुछ उनके बावजूद असा हुकाम कहने अर्ज कर मेहरबानी करके क्या पाकिस्तानी शहरी होने सा को इहो सिला मिलता पाए। जी बिल्कुल, हैवी बिल अदा करने के बावजूद यहाँ के इलाका मकीनों को 20 घंटे की। राना सलीम, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि PSO वज़ीर आला के बरादर निस्बती का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का मामला, पंजाब हुकूमत ने वजाहती बयान जारी कर दिया। PSO के बरादर निस्बती और दोस्तों के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की खबर की तस्दीक की। हेलीकॉप्टर में सिर्फ तस्वीर बनवाई गई, उड़ान नहीं भरी। वजाहती बयान में ऐसा कहा गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से वजाहती बयान का पोल वीडियो ने खोल दिया। फुटेज में हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते हुए भी देखा जा सकता है। वज़ीर आला ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। CM पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया। फुटेज में हेलीकॉप्टर को उड़ान भरते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। पंजाब हुकूमत की जानिब से वजाहती बयान का पोल वीडियो ने खोल दिया। वजाहती बयान जारी करते वक्त ये कहा गया कि PSO के बरादर निस्बती और दोस्तों की हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की खबर की तस्दीक हो गई है और ये कहा गया था कि सिर्फ उसमें बैठ कर तस्वीर बनाई गई हैं, टिकटॉक बनाई गई हैं और उड़ान नहीं भरी गई। लेकिन PSO हैदर अली के बरादर निस्बती का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का यह मामला है। पंजाब हुकूमत ने वजाहती बयान जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत वजाहती बयान जारी कर रही है। मामला ये PSO को हैदर अली के बरादर निस्बती का है और पंजाब हुकूमत वजाहती बयान जारी कर रही है और वजाहती बयान में यह कहा जा रहा है कि उसमें उड़ान नहीं भरी गई, सिर्फ तस्वीर बनाई गई हैं, जबकि फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि घी की कीमत में एक बार फिर इजाफा हो गया है। ऑयल और घी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। घी की 10 किलो की पेटी की कीमत में 140 रुपए का इजाफा कर दिया गया। 1 किलो घी की कीमत 275 से बढ़कर 250 रुपए फी किलो हो गई। घी की कीमत में इजाफे से शहरी परेशान। इसी पर बात करेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में घी की कीमतों के हवाले से अगर हम बात करें तो घी की कीमतों में भी एक बार फिर से इजाफा हो गया है। 10 किलो की पेटी जहां पहले 2660 रुपए में फरोख्त हो रही थी, वहीं अब वो पेटी जो है वो 2800 रुपए तक जो है वो फरोख्त हो रही है मुल्तान होलसेल मार्केट में। जबकि अगर हम शहर की मार्केट के हवाले से बात करें तो फी किलो घी जो है वो भी उसकी कीमत भी जो है वो इजाफा जो है वो सामने आ गया है। जहाँ पहले कीमत 270 रुपए थी, वहीं अब घी भी जो है वो 275 से 280 रुपए जो है वो फी किलो फरोख्त हो रहा है। मजीद हम शहरियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं उनके क्या ख्याल हैं। भाईजान, क्या कहेंगे, घी की कीमत में जो है वो इजाफा हो गया एक बार फिर से? पहले तो 270 का आता था, लेकिन अब जाहिर बात है महंगाई हर जगह हो रही है, तो इस वक्त मुझे ये 280 का मिल रहा है। अच्छा, तो महंगाई बढ़ गई है। हुकूमत को चाहिए कि गरीब बेचारा कहाँ जाएगा, वो तो कुछ नहीं कर सकता बेचारा। अब बस यही है कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे खाने पीने के मामलात में जो चीज़ें हैं उन पे रेट ज़रा मुनासिब रखे, उनको सस्ता करे। बिल्कुल, खाने पीने की जो ज़रूरी अशिया है उनकी कीमतों में जो वो इजाफा नहीं होना चाहिए। मुझे दुकानदार से भी बात करते हैं। तो भाईजान बताएं, ये इजाफा कितना इजाफा हुआ है, क्या कीमतों में बताएं जरा। घी की कीमतों में वाकई इजाफा हो गया। कंपनी इनकी तरफ से पर पेटी यानी कि पर केजी देखा जाए तो 10 रुपये इजाफा है, तो जो कि यानी कि अगर देखा जाए तो गरीब आदमी की अप्रोच में नहीं है। अब घी अगर पाइया पे आ जाएं तो 70 रुपये पाव के हिसाब से अगर घी बेचें, अगर हम लोग, जाहिर बात है हमें 2-3-4 रुपये प्रॉफिट होता है, तो हम लोगों को वो तो रखना है। अब कंपनी वालों को चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि कंपनी वालों के घी के रेट कम करवा दें। बिल्कुल, घी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उससे कारोबारी अफराद भी जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो शहरी हैं वो भी परेशान है और उनका यही कहना है कि रोज़मर्रा की जो घी की कीमत को कम किया जाए। इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत 65 साल से उम्र वाले अफराद को माहाना 2000 रुपए मिलने वाले फंड्स पर कट लगा दिया। नए साल माली साल के सालाना बजट में 1.2 अरब रुपए का फंड कम कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा कितना बजट कम किया गया? जी बिल्कुल, ये एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम है जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ही शुरू किया था और इस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात हैं और इस प्रोग्राम के तहत ही बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम
में जितने भी बुजुर्ग जो 65 साल से ज़ायद की उनकी उम्र है तो उनको 2000 रुपये माहाना वजीफ़ा हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जाता है। और ये वफाक की तरफ से भी प्रोग्राम शुरू किया गया और उस पर पंजाब हुकूमत ने भी इस प्रोग्राम को शुरू किया। अब इस प्रोग्राम में 1 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पंजाब हुकूमत ने नए माली साल में कम कर दिया और उसके बजट दस्तावेज़ात भी हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें माली साल 2020-21 में यही रकम 3 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस की गई, जबकि नए माली साल 2021-22 के बजट में ये रकम 2.4 अरब रुपए यानी कि 2 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस की गई। अब इसमें 1 अरब 20 करोड़ का वाज़ह फ़र्क आ रहा है जो कि पंजाब हुकूमत ने इसमें कमी की और इसका मकसद सिर्फ ये था कि जो 65 साल से ज़ायद बुजुर्ग अफराद हैं उनको माहाना वजीफ़ा दिया जाए, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उनके देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो उनको ये पैसे दिए जाएंगे और ये बैंक के थ्रू कार्ड के ज़रिए ये पैसे हुकूमत पंजाब उनको फ्राहम कर रही है। लेकिन नए माली साल में ये बजट हुकूमत पंजाब ने कम किया। अब इसकी वजूहत जानने के लिए महकमा खजाना पंजाब और पीएनबी बोर्ड के हुकाम से भी मौक़िफ़ लिया गया कि बताया जाए कि आया ये बजट कम क्यों किया गया। तो इस पर तमाम दोनों इदारे जो हैं वो अभी तक खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन जो बजट दस्तावेज़ात हैं उसके सामने। सही अलेरा में आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तजावुजात का ऑपरेशन जदीद बाजार, स्कूल बाजार और पुराना डाकखाना बाजार में किया गया। तंग बाजारों में तजावुजात की वजह से गुजरना भी मुहाल था। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमले ने ऑपरेशन में सामान अपनी तहवील में ले लिया। म्यूनिसिपल अमले की ताजरों को अपनी हदूद में सामान तिजारत रखने की तनबीह। म्यूनिसिपल अमले की तिजारत को अपनी हदूद में सामान तिजारत रखने की तनबीह की गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमले ने ऑपरेशन में सामान अपनी तहवील में ले लिया है। तंग बाजारों में तजावुजात की वजह से गुजरना भी मुहाल था। ऑपरेशन जदीद बाजार, स्कूल बाजार और पुराना डाकखाना बाजार में किया गया है। रहीम यार खान में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मियांवाली में ख्वाजा सराओं और सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट में कानूनी जंग तूल पकड़ गई। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के वकील ने ख्वाजा सराओं को कानूनी नोटिस का जवाब भिजवा दिया है। इसी पर बात करेंगे अख्तर मिर्जाज से। अख्तर, बताइएगा ये सारा मामला है क्या? जी बिल्कुल, मियांवाली के ख्वाजा सराओं की जानिब से कालाबाग के 3 अफराद को जो कानूनी नोटिस भिजवाए गए हैं उसके बदले में ख्वाजा सराओं को भी नोटिस भिजवा दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हसनैन अमान साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, ख्वाजा सराओं ने जो नोटिस भिजवाए हैं उन्होंने 50 लाख रुपए का बतौर हर्जाना मुतालबा किया और 14 दिन में माफी मांगने का भी उसमें लिखा गया है। आपने भी नोटिस भिजवा दिए हैं, क्या लिखा गया है आपकी जानिब से? इस सवाल से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर भाई, पहली बात यह है कि मेरे जो क्लाइंट्स थे उनको किसी ट्रांसजेंडर ने नोटिस नहीं भेजा। उनको नोटिस सर्व करने वाले दोनों अशखास मर्द थे। नादरा की तरफ से जो शनाख्ती कार्ड इशूड हैं उन दोनों बंदों को मैं आपको उनके नाम बता देता हूं, ताकि एक रहीम खान वल जहांगीर खान, असलम खान वल मुमताज़ शहजाद खान, ये 2 अफराद जिनका जेंडर शनाख्ती कार्ड में भी मेल लिखा हुआ है, वो ट्रांसजेंडर नहीं है। मैं बजाते खुद मियांवाली में ट्रांसजेंडर के हकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार हूं। वो ट्रांसजेंडर नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, नोटिस सर्व करने का ये तरीकाकार नहीं होता जो उन्होंने अपनाया है। नोटिस जो होता है वो काउंसिल और क्लाइंट का एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है जिसकी आप तशहीर नहीं कर सकते। हुआ क्या कि नोटिस को सर्व करने की बजाय सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। तो डेफामेशन से बचने के लिए हम पर डेफामेशन कर दी गई, हमारी हद की इज्जत कर दी गई। ये चाहिए था कि पोस्ट ऑफिस या कुरियर से हम तक पहुंचता और जवाब तलब किया जाता। मैंने नोटिस नहीं भिजवाए किसी ट्रांसजेंडर को, मैंने उन्हीं मेल अफराद को जवाब भेजा है उनके नोटिस का, जिसमें इस चीज की निशानदही की गई है कि पहला कि आप ट्रांसजेंडर नहीं हैं। लेकिन मुतअद्दिद बार ये देखा गया है कि ये जो अख्तर मजाज, आपके शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इम्तिहानात के लिए इंतजामात नामुकम्मल। फनी तालीमी बोर्ड ने इंजीनियरिंग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के इम्तिहान मुलतवी कर दिए। इम्तिहानात का आगाज 15 जुलाई से किया जाना था। DAE के इम्तिहानात का आगाज अब 29 जुलाई से होगा। मुलतवी होने वाले इम्तिहानात में ड्रेस डिजाइनिंग, सिटी एंड ग्लर्ड्स, कॉमर्स शामिल हैं। होटल ऑपरेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैट्रिक, टेक और मैट्रिक वोकेशनल भी शामिल हैं। फनी तालीमी बोर्ड ने इम्तिहानात मुलतवी होने बारे तमाम टेक्निकल इदारों को आगाह कर दिया। मुल्तान के सरकारी स्कूल्स में पीर से नए दाखिले शुरू होंगे। छुट्टियों के बावजूद प्रिंसिपल और हेड टीचर को स्कूल में रहने का हुक्म दे दिया गया। मजीद तफसीलात जाने के अलिशबा आसिफ से। अलिशबा बताइएगा, कौन कौन सी क्लासेस में दाखिले होंगे?
جی بالکل، اسکول تو بند کر دیے گئے ہیں مگر داخلہ مہم جو ہے وہ تمام اسکولوں میں جاری کر دی گئی ہے۔ تمام جو والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو داخل کروانا ہے وہ فیس سے جو ہے اسکولوں میں جا کر داخل کروا سکتے ہیں بچوں کو، وہیں پہ ان کو کتابیں بھی مفت دی جائیں گی جیسے وہ اسکول میں بچوں کو داخل کروائیں گے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تمام ڈی ای اوز اور پرنسپل صاحبان کو بھی تاکید دے دی گئی ہے، ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ اپنے جو بچے آئیں گے داخل ہونے کے لیے ان کے لیے اسکول میں موجودگی کو برقرار رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں پرنسپل کے ساتھ ساتھ اسکول میں جو ہے ہیڈ ٹیچرز بھی ہوں گے جو انرولمنٹ کمپین کا حصہ ہوں گے۔ ایڈمیشن کے ساتھ تمام ٹیچرز کو یہ بھی ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ انرولمنٹ کمپین بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ایک ماہ میں بچوں کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ کر سکیں تاکہ اگلے ماہ جب اسکول کھلے نئی کلاسز میں تو بچوں کی جو تعداد ہے۔ ملشبہ آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی۔ سرگودا میں رکشہ یونین نے نئے ٹیکس کے نفاذ کے خلاف احتجاج کیا۔ رکشہ یونین نے کارپوریشن دفتر کے سامنے شدید نعرے بازی کی ہے۔ رکشہ یونین کا کہنا ہے کہ پہلے ہی فی کلومیٹر ٹیکس دے رہے ہیں، اب 30 روپے کا نیا ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ رکشہ یونین نے دھمکی دی ہے کہ ٹیکس واپس لیے جائیں نہیں تو احتجاج جاری رہے گا۔ ملتان میں ڈویژنل انتظامیہ پی ایچ اے تعلیمی اداروں کو سرسبز بنانے کے لیے ہم قدم۔ علمدار کالج میں پلکن پیپل کے 25 تیار درخت لگائے گئے۔ کمشنر جاوید اختر محمود نے طلباء کے ہمراہ کالج میں پودا لگایا۔ تفصیلات حاصل کریں گے گوہر رحمان سے۔ جی گوہر، بتائیے گا۔ جی بالکل، کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے تعلیمی اداروں میں شجرکاری مہم کے حوالے سے علمدار حسین اسلامیہ کالج کا دورہ کیا ہے، یہاں پر شجرکاری بھی کی ہے۔ کمشنر ملتان کو جو پرنسپل ہے علی سخنور کی جانب سے کالج کے حوالے سے وزٹ بھی کروایا گیا ہے، بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ کمشنر ملتان ہمارے ساتھ موجود ہے، بچوں کو لیکچر بھی دیا ہے اور کمشنر ملتان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اس کالج سے وابستہ بھی رہے ہیں۔ سر مزید بتائیے گا اس کالج کے حوالے سے۔ پاکستان میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے کلین اینڈ گرین پاکستان کی مہم شروع کی ہوئی ہے اور اسی کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی یہی عزم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پلانٹیشن کریں اور اب اس میں ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ جو ہمارے کالجز ہیں وہاں بھی ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے اور اس کا جو سارا کریڈٹ میں دیتا ہوں علی سخنور صاحب جو یہاں کے پرنسپل ہیں کہ انہوں نے ہمیں خود انوائٹ کیا کہ آپ اس کی ابتدا علمدار کالج سے کریں اور میں چونکہ یہاں پڑھاتا بھی رہا ہوں تو یہ اٹس لائک اے ہوم، جیسے کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں۔ آج ہم نے یہاں پیپل کے اور پلکن کے بڑے درخت تیار درخت لگائے ہیں اور اس مہم کو ہم جاری رکھیں گے اور جتنے بھی ملتان میں ہمارے ڈگری کالجز ہیں، انٹر کالجز، گرلز کے، بوائز کے، ان تمام کالجز میں ہم نے بڑے درخت لگانے ہیں۔ آج بالکل گورنمنٹ علمدار حسین اسلامیہ کالج کے پرنسپل علی سخنور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا۔ آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان میں کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کی تیاریاں جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن آفس ملتان میں ووٹرز کے اندراج کے لیے ون ونڈو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سلیم اختر خان کہتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ ملتان میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 17,000 سے زائد ہے۔ اسی پر بات کریں گے امجد ملک سے۔ امجد ملک بتائیے گا۔ جی بالکل، کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے حوالے سے جو امیدوار ہیں وہ خاصا متحرک ہو گئے ہیں اور جو میٹنگز کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ دوسری جانب جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھی اس حوالے سے خاصا متحرک ہے کہ جو الیکشن کے حوالے سے شیڈول جو دیا جا رہا ہے کہ کنٹونمنٹ کے جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں الیکشن کرائے جائیں گے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم اختر صاحب۔ سر بتائیے گا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، جو کہ کچھ احکامات جاری کیے گئے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے حوالے سے، ملتان میں اس حوالے سے کیا تیاری ہیں؟ اس میں یہ کہ ہماری پریپریشن جو ہے اس میں جاری ہے، جو پولنگ سٹاف ہم نے جو ڈپیوٹ کرنا ہے اور جو پولنگ سٹیشن وغیرہ اسٹیبلش کرنے ہیں وہ ہم سارا کر رہے ہیں اس میں، اور تقریباً جو ہے ہمارے پاس یہاں 10 وارڈ ہیں اس ملتان کے اندر کنٹونمنٹ بورڈ کے اور 17,700 سم تھنگ جو ہے اس کی ووٹ ہیں رجسٹرڈ جو ہے اور 9,000 سم تھنگ جو ہے اس میں میلز کے ہیں، 8,000 سم تھنگ جو ہے وہ اس میں فی میلز کے ہیں۔ تو ویسے جو ہمیں ابھی شیڈول تو اس کا ایشو نہیں ہوا لیکن ٹینٹیٹیولی انہوں نے ہمیں 9 ستمبر کا ڈیٹ دی ہے ہمیں، اس میں جو ہے الیکشن کی پول ڈے جو ہے، تو وہ ہم ساری اپنی تیاریاں وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، جس طرح پولنگ سٹیشن آپ بتا رہے ہیں کہ 16 پولنگ سٹیشنز ہیں اور جو لوگ ابھی ووٹ رجسٹر جن کا نہیں ہوا وہ ووٹ رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو کیا پروسیس ہے؟ وہ تو ابھی ووٹ ہم رجسٹر کر رہے ہیں، آج بھی ہمارے پاس کافی رش لگا ہوا تھا، جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا ہے، تو ووٹ تو ابھی جب تک شیڈول اس کا اعلان نہیں ہوتا تو اس وقت تو ووٹ تو ہم اندراج کر رہے ہیں۔
ठीक है, क्या प्रोसेस है, कहाँ पे लोग जा सकते हैं? हमारे पास आए, यहाँ जो हमारा मुल्तान में सिटी हॉस्पिटल के पास ऑफिस है पीर खुर्शीद कॉलोनी में, यहाँ पे आए लोग, अपना वन विंडो हमने वहाँ पे इस्टेब्लिश की है उनके लिए। वहीं पे आना होगा, अपना आईडी कार्ड वगैरह कापी साथ लें, फॉर्म यहाँ से ले लें या फिल करके लें, यहाँ हमारे पास आके वो जमा करा दें। और उसमें यह है कि खुद आना पड़ेगा बंदे को, या फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो अपना उसके ऊपर उनसे साथ वो लिखवा के लाइन फॉर्म के ऊपर वहाँ पे एक सब बना जहाँ पे उसको ऑथराइजेशन होती है फैमिली मेंबर को, तो वो अपना ले आए तो यहाँ पे आके जमा करा दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात कर रहे थे सलीम अख्तर। सही अमजद मलिक, आपका शुक्रिया। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अब रहीम यार खान में कारोबार या नौकरी नहीं कर सकेंगे। आसिम सिद्दीक से जानते हैं। आसिम, बताइएगा क्या लिखा है मुरासले में? कोरोना वैक्सीनेशन नहीं होगी तो कारोबार नहीं होगा और मुलाजमत भी नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंडस्ट्रीज और कारोबार तमाम ताजर जितने उनको लेटर्स जारी कर दिया गया है मुरासला कि अपने मुलाइज की और अपनी वैक्सीनेशन कराएं। जो वैक्सीनेशन नहीं कराएगा वो दुकान पर नहीं बैठ सकता, वो नौकरी नहीं कर सकता। DHO डॉक्टर जुबैर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुबैर इकबाल साहब, वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है, तो किस तरह देखते हैं कि कारोबार में पहले का लॉकडाउन होता रहा, वैक्सीनेशन ना होती रही, वैक्सीनेशन आ चुकी है, तो एम्प्लॉइज़ और कारोबार मालकान जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और कारोबार करने वाले छोटे ताजर भी हैं, तो उनकी वैक्सीनेशन को किस तरह इंश्योर किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप लोगों को पता है कि कोरोना की 3 वेव्स होकर चली गई हैं, चौथी वेव्स का खौफ है। जो चौथी वेव है उसका ये भी खौफ है कि वो इन तीनों वेव से ज़्यादा मुश्किल होगी, उसमें डेल्टा इंडियन वायरस का खौफ है। तो इसलिए कि हमने अभी तक रहीम यार में हमारा एक टारगेट है कि हमने टारगेट पॉपुलेशन 20 ईयर एज से अबव लोगों को सबको जब तक हम वैक्सीनेटेड नहीं करेंगे तब तक हर्ड इम्यूनिटी कायम नहीं होगी। जब हम हर्ड इम्यूनिटी कायम कर लेंगे तो उसके बाद ही होगा कि हम 100% श्योर हो जाएंगे कि हमारे तालीमी इदारे, हमारा बिजनेस, हमारा कारोबार खुल सके। वरना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी कि हम सारे कारोबार को रेगुलर दोबारा खोल सकें, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्कों में जिस तरह आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया में नंबर ऑफ वैक्सीनेशन हमसे परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा था, मगर 100% वैक्सीनेशन नहीं थी, इसलिए वहां 4th वेव शुरू हो चुकी हुई है। जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे उनके साथ क्या किया जाए? आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में प्रमोट होकर ASI बनने वाले पुलिस अफसरों को रैंक लगाने की तकरीब मुनाकिद हुई है। तकरीब का अहवाल जाहिद सरफराज से। जी बिल्कुल, लिया में हेड कांस्टेबल से ASI प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान को आज रैंक लगाने के हवाले से एक पूर्वकार तकरीब का इनेकाद किया गया। DPO ऑफिस के अंदर मुनक़िद तकरीब के अंदर DPO लिया सैयद अली रजा ने से साथ साथ DSP साहबान ने इन जो नए पुलिस अफसरान हैं इनको रैंक लगाए। DPO लिया सबसे बात करते हैं। सर, बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत तकरीब थी, सर क्या कहेंगे इस बारे से? बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी ऑफिसर की ज़िंदगी में जब वो प्रमोट होता है। स्पेशली अब ये पहले लोअर सबऑर्डिनेट थे, अब ये अपर सबऑर्डिनेट में आए हैं, तो अल्लाह पाक इनको ये मुबारक करे। हमने इनको रैंक्स लगाए हैं। ये रिसेंटली 2 दिन पहले हमारा बोर्ड हुआ था जिसमें ये सारे प्रमोट हुए हैं। टोटल 12 लोग हैं हमारे जो हेड कांस्टेबल से ASIs हुए हैं और इनकी नई पोस्टिंग्स की जाएंगी और इंशाल्लाह ताला ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर, आपने खिताब भी फरमाया, उनकी हिदायत भी की, तो क्या समझते हैं लिया पुलिस में इजाफे से इनकी जो पुलिस कांस्टेबल की कैपेसिटी है उसकी कितनी बेहतर होगी? सर बिल्कुल, ये हमारे अपर सबऑर्डिनेट्स की इधर कमी है तो हमें बड़ा इसका फ़ायदा होगा और हम इनको अच्छे स्लॉट्स पर लगाएंगे। इसीलिए मैंने इनको कहा है कि आपके रैंक बढ़ने के साथ जिम्मेदारी बढ़ी है, तो उस चीज़ का आपने एहसास करना है और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है और इस जिम्मेदारी को निभाना है। जी बिल्कुल, DPO लिया सैयद अली रजा ने इन नए रैंक लगाने वाले पुलिस अफसरान को जो है उनको खिताब भी किया और खिताब के दौरान उनको हिदायत भी जारी की कि आप आवाम को, शहरियों को, सैलीन को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने के साथ साथ उनके साथ बेहतर अच्छे सलूक से पेश हैं ताकि जो पुलिस का अच्छा इमेज है उसको भी बेहतर किया जा सके। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो लिया पुलिस है इसकी नए ASI भर्ती होने से यकीन, नए ASI आने की वजह से यकीन जो लिया पुलिस की कैपेसिटी उसके अंदर भी जाहिद, आपका शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए